So, hello everyone. Now again we are back towards zoology section. Now we are going to take here the biological classification chapter number second of यूनिट फर्स्ट जो 11th क्लास का है. मेनली नीट के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो हमारा चैप्टर रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि कैसे किस तरह से जो है बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, की कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो वेरियस सिस्टम्स को पुट आउट किया गया. फाइनली जो मतलब डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इस सिस्टम से जो है फाइनली ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो पहले सबसे पहले हेडिंग आएगी सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देखो, ड्यूरिंग द अर्लियर सिस्टम्स जो यूज़ किए जाते थे वो मेनली जो थे वो किस पे बेस्ड थे. दे आर बेस्ड ऑन हैबिट और हैबिटेट या फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे, जो फाइनली बताते थे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ दियर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स करा जा सकता है. ठीक है, सो इन अर्लियर सिस्टम्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड on the basis of their certain external morphological characters और हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया जाता था. ठीक है, बट लेटर ऑन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल एफिनिटीज़ कि एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या एफिनिटी है या एक ऑर्गेनिज्म की नेचर के साथ क्या एफिनिटी है, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया. एंड मोर ओवर लेटर ऑन जो था एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया गया था. ओके, बट लेटर ऑन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड on the basis of their natural affinities and finally on the basis of evolutionary history or evolutionary relationships. ठीक है, सो ये सिस्टम थे पहले जो क्लासीफाई करने के ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, बट इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए फाइनली जो था डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया, 3 कैटेगरीज बना दी जिनके अंडर जो है क्लासिफिकेशन को डाल दिया गया. सो देयर आर 3 मेनली टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जिनमें हमने जो फाइनली क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स को जो है वो डिवाइड किया गया है. ठीक है, सो फाइनली हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं अंडर विच हम अपने सिस्टम जितने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं. पहला आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड आता है हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, सब हम डिटेल वाइज इन्हें पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारी हेडिंग आती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. गर्मी बहुत है, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है. मोरोवर इस टाइम पे जो है सब कुछ सारी अप्लाइंसेस ऑफ रखने पड़ती हैं सो दैट नॉइस जो है ज़्यादा ना हो जाए. ओके,
सो फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और सिंपल ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? ऑन नेचुरल हैबिटेट्स के बेस्ड है. सिंपल आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास दीज सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन फ्यू एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो मेनली इनमें कंसिडर किए जाते हैं फॉर क्लासिफिकेशन. ठीक है, बेस्ड ऑन फ्यू और मोर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने के लिए कुछ उनके फ्यू और मोर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिए जाता है इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, सम आर्टिफिशियल सिस्टम जो होते हैं उनमें हैबिट और हैबिटेट का भी यूज़ होता है, ये भी मैंने कहा था आपको. सम आर्टिफिशियल सिस्टम जो होते हैं यूजेस हैबिट और हैबिटेट फॉर क्लासिफिकेशन. इन्हीं में हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं नोन एज प्लाइनी द एल्डर. अब साइंटिस्ट का नाम हमेशा याद रखेंगे आप, प्लाइनी द एल्डर. ये वेस्ट से थे. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो था ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया बाय यूजिंग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. वाज द फर्स्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, ओके. तो इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ किया और फाइनली ऑर्गेनिजम्स को और सिंपल एनिमल्स को डिवाइड कर दिया इनटू टू ग्रुप्स. ठीक है, दो ग्रुप कौन कौन से? वो एनिमल्स जो फ्लाइट कर सकते थे और वो एनिमल जो फ्लाइट नहीं कर सकते थे. दैट इज फ्लाइटलेस एंड फ्लाइटेड एनिमल्स. फ्लाइटलेस एनिमल्स में और फ्लाइटलेस एनिमल्स और नॉन फ्लाइटलेस. सिंपल. ठीक है, एक फ्लाइटलेस एनिमल्स और एक ऑर्गेनिज्म फ्लाइट कर सकते थे. उसके बेसिस पर उन्होंने फाइनली जो था ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन्होंने एक बुक लिखी है, इसको हम बोलते हैं, ही रोट अ बुक नोन एज हिस्टोरिया नेचुरलिस. ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके 37 वॉल्यूम थे. 37 वॉल्यूम है उसके. आउट ऑफ 37 वॉल्यूम जो 9 वॉल्यूम है इस बुक के वो मेनली किसके ऊपर डिवोटेड है? दे आर डिवोटेड फॉर मेडिसिनल प्लांट्स. ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए वो डिवोटेड हैं. ठीक है, तो ये आगे पहले साइंटिस्ट प्लाइनी. इस तरह से ईस्ट में एक और साइंटिस्ट थे नोन एज मानू. जिन्होंने प्लांट्स को ग्रुप कर दिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. किसके कहने पर? किसके मतलब टाइप ऑफ सिस्टम को यूज़ करके? आर्टिफिशियल टाइप ऑफ सिस्टम को यूज़ करके. ओके, सो मानू इन द ईस्ट में उन्होंने ऑर्गेनिज्म और सिंपल प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया. किसके बेसिस पर? बाय यूजिंग आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को यूज़ करके. अब जब ये सभी क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो एरिस्टोटल भाई साहब पीछे नहीं रहे. एरिस्टोटल भी आ गए, उन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया. सो द थर्ड हमारे साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज़ एरिस्टोटल. इन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिया. किसके बेसिस पर? मेनली रेड ब्लड के बेसिस पर. सो इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया एनिमल्स को इनटू दो क्लासेस में डिफरेंशिएट कर दिया. एक को बोलते हैं एन एइमा, दूसरे वाले को ई एन एइमा. ठीक है, एनाइमा. ठीक है, दो क्लासेस में डिस्टिंग्विश कर दिया. एनाइमा वो ऑर्गेनिजम्स थे, इनवर्टिब्रेट्स थे, जिनमें रेड ब्लड नहीं था, विद नो रेड ब्लड. और एनाइमा वो वर्टिब्रेट्स थे जिनमें रेड ब्लड था, विद रेड ब्लड. ठीक है, फाइनली उन्होंने एनाइमा को फाइनली आगे और क्लासीफाई कर दिया दो ग्रुप्स में. एक होते हैं ओविपेरस ग्रुप में, दूसरे को विविपेरस ग्रुप में. ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग दे सकते हैं और कौन जो है डायरेक्टली यंग वन को बर्थ दे सकते हैं. ठीक है,
चौथे साइंटिस्ट एक और आ गए हमारे पास, कैरलस लिनियस भाई साहब। इन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। इन्होंने मेनली प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया। आप सिंपल बोल सकते हो कि कैरलस लिनियस ने अपना एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, इसको हम बोलते हैं सेक्चुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, सेक्चुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने इस सेक्चुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अपनी एक बुक में जो था वो लिखा हुआ था। उस बुक का नाम है जेनेरा प्लैनेटरम, जो कब पब्लिश की थी इन्होंने 1737 में पब्लिश की थी। ठीक है, सो कैरलस लिनियस ने भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया अपने एक नए अंदाज से, जिसको बोलते हैं सेक्चुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उन्होंने ये अपनी बुक जेनेरा प्लैनेटरम में इसके बारे में लिखा था, जो 1737 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। ठीक है, सो कुछ कैरलस लिनियस ने क्या किया, कुछ कैरेक्टर्स ले लिए फ्लावर्स के, लाइक स्टेमन ले लिया उन्होंने, लेंथ ले ली स्टेमन की, पहले नंबर ऑफ स्टेमन लिए, लेंथ ऑफ स्टेमन लिया, ओके, एंड सम सेक्स ऑफ फ्लावर लिया, ये कुछ कैरेक्टर्स लिए, और फाइनली क्या कर दिया, ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को जो था वो क्लासीफाई करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्पल। ठीक है, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। सो उन्होंने क्या कर दिया, ही डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू 24 क्लासेस को। इन्होंने, कैरलस लिनियस ने प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। वेट फॉर अ सेकंड, ट्वेंटी 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। इसमें से एक क्लास क्रिप्टोगैम्स की थी, और बाकी 23 क्लासेस किसकी थी, फिनेरोगैम्स की। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स क्या हो गए, क्रिप्टोगैम्स को बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। और आप इनको क्या बोल सकते हो, आप इनको नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स भी कह सकते हो इनको, नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स, बिकॉज में सीड्स होते हैं, नहीं होते हैं, नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं। फिनेरोगैम्स क्या हो गए, फिनेरोगैम्स वो होते हैं जिनको आप, उनका नाम बोल सकते हो इनको आप, दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है, जिनके सीड्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। ठीक है, और साथ में इनका दूसरा नाम होता है, और दे आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। इनको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज़ करके ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा था। अब आते हैं इसमें ड्रॉबैक्स, कि भाई क्या ड्रॉबैक्स रह गए कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी बाकी साइंटिस्ट को, जो इनके साथ नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो उनके ड्रॉबैक्स लिखेंगे। पहला ड्रॉबैक क्या आ गया, बिकॉज उन्होंने सिर्फ लिमिटेड क्या किया था, सिर्फ इन्होंने थोड़े से ही कैरेक्टर का यूज़ करा था। सो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमारे, उन्होंने क्या करते थे, एक कॉमन हेडिंग के अंदर डाल दी थी। सो फर्स्ट इनका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, फर्स्ट ड्रॉबैक इनका आता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर टेकन फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लिया था। ठीक है, दूसरी बात, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का यूज़ कहीं पे भी इन्होंने नहीं करा था। सो दूसरा ड्रॉबैक इनका क्या आता है कि दे डिडंट यूज्ड द नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, टू क्लासीफाई दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने जो स्पीशी ली थी, उन्होंने ये होता कि उन्हें ये बोला था कि अगर इन्होंने मेनली जो है क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिज्म को कि उनकी जो एफिनिटीज़ हैं सिर्फ किसके साथ हैं, नेचर के साथ हैं, तो फाइनली क्या हो रहा है कि अगर जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होगा तो स्पीशी भी जो होगी वो चेंज होने की कैपेबिलिटी रख सकती है। सो इनमें एक और ड्रॉबैक ये आता है कि जो इन्होंने कैरेक्टर्स यूज़ किए थे, दे आर लाइबल टू चेंज विद चेंज इन द इन्वायरमेंट। सो
कैरेक्टर यूज्ड टू क्लासीफाई organism or species are liable to change with change in environment. जैसे environment में change होगी तो वो भी change हो जाएंगे. This is all about artificial system of classification. Now heading towards the natural system of classification. Natural system of classification. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये एक ऐसा टाइप का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें जितना हो सका है उतना टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स. सो these systems are based on the use of taxonomical characters जो किस पर बेस्ड हैं, which are based on नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड हैं कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या नेचुरल एफिनिटीज़ हैं, कितनी इनमें आपस में जो है सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पर. ठीक है, उन दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर रहे हैं, आप क्लासीफाई जिन ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं उनकी क्या फॉर्म्स हैं एंड उनके क्या रिलेशनशिप्स हैं. जब इस टाइप की क्लासिफिकेशन की जाए वैसी क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, ओके. सो जो मेनली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये एम्प्लॉय करता है वही कैरेक्टर जो क्या रहते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं. सो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट एम्प्लॉयज दोज कैरेक्टर्स, वही कैरेक्टर को ये एम्प्लॉय करता है, मतलब यूज़ करता है जो कैरेक्टर जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, जो चेंज नहीं होने वाले. इट एम्प्लॉयज कांस्टेंट एंड कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स लाइक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. जैसे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं वो कांस्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. जितने भी एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव और फिक्स ही होते हैं, एक स्पीशीज टू स्पीशीज वो वेरी नहीं करने वाले. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखने वाले होंगे उनका सेम एनाटॉमिकल कैरेक्टर होगा और उनका सेम मेथड होगा क्या, रिप्रोडक्शन का. सो ये मेथड जो था बेस्ट मेथड था टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ओके. नाउ अ डेज आप देखते हो, और साथ में क्या किया था लेटर ऑन को जो था इन्होंने मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का यूज़ भी किया था. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का यूज़ भी किया गया हुआ है. होमोलॉजी क्या होता है, होमोलॉजी एक ऐसा टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें हम दो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिक्स्ड कैरेक्टर्स. उनके जो फिक्स्ड कैरेक्टर है उनके बेसिस पे उनको क्लासीफाई करें, वैसी टाइप की रिलेशनशिप को बोलते हैं होमोलॉजी. सो साइंटिस्ट ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का भी यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या मॉलिक्यूलर होमोलॉजी बट ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स like proteins, DNA, RNA. ठीक है, सो साइंटिस्ट ने अब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बायोमैक्रोमॉलिक्यूल लेवल तक भी हो गए हैं जिन्होंने प्रोटीन्स का और DNA और RNA का भी यूज़ करा हुआ है. बिकॉज देखा जाता है कि ये सब चीज़ें जो होंगी वो हर एक ऑर्गेनिज्म में जो होंगी वो फिक्स्ड ही होंगी. तो इसके बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू करा था. ठीक है, क्रोमोसोम को भी ऑल्सो यूज़ किया गया था इन टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स में क्रोमोसोम भी आता है विच इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल एफिनिटीज. ठीक है, सो क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो यूज्ड, क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन टैक्सोनॉमी. ठीक है, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है उनका नाम था जॉन रे. एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन रे, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ किया. फर्स्ट टाइम इन्होंने
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ किया और फाइनली इन्होंने क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को इनटू डिफरेंट क्लासेस को। इन्होंने जॉन रे ने साथ ही में प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया इनटू मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स में। डाइकोटिलिडॉन्स में भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे और साइंटिस्ट आते हैं, दो साइंटिस्ट जिनका बोलते हैं बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर आते हैं। आप सभी जानते हो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन ऑफ मेथड से है, ठीक है। और साथ में क्या था, इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये वर्ल्ड वाइडली जो एक्सेप्ट की जाती है। ओके, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जितनी भी स्टेट्स आती हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो सारे के सारे जो होते हैं इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसी प्रैक्टिस को फॉलो करके फाइनली क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करते हैं। इसीलिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ऑल्सो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज जितने भी देश हैं वो इसी मतलब इसी जो मेथड है इसी को यूज़ करके ऑर्गेनिज्म को जो है प्रैक्टिकली क्लासीफाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। साथ ही में क्या था, अब बेंथम एंड हुकर ने जो था क्लासिफिकेशन जो यूज़ करी थी वो कौन से प्लांट्स के लिए की थी, उन्होंने फिनेरोगैम्स के लिए यूज़ की थी। फिनेरोगैम्स कौन से प्लांट्स होते हैं, सीडेड प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ किया था। ओके, एपीडी कंडोल एक और साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने क्लासिफिकेशन का मेथड यूज़ किया था, वो भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही था, ठीक है। एपीडी कंडोल, इनका जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन था वो भी कैसा था, वो भी था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट जो हमारा पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है दैट इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने ये माना कि जो स्पीशीज़ हैं मेनली वे कैसी हैं, वो डायनामिक नेचर की है। जो स्पीशीज़ हैं भाई वो चेंज हो रही हैं, विद टाइम स्पीशीज़ का चेंज होना तय है, ठीक है। सो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। तो भाई फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब कहता है कि ये मेनली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड है। देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ना ही सिर्फ हमको नेचुरल एफिनिटीज़ के बारे में बताता है कि दो स्पीशीज़ जो हैं इनके बीच में क्या नेचुरल एफिनिटीज़ हैं, बल्कि ये हमको डिटेल्ड व्यू भी देता है कि भाई उस दो स्पीशीज़ का ओरिजिन क्या है एज वेल एज उनके जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्या हैं, मीन्स वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो होता है डज नॉट टेल्स अस अबाउट ओनली नेचुरल एफिनिटीज़, बट ये किसके बारे में भी बात करता है, इट ऑल्सो गिव्स द डिटेल्ड व्यू ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, कि भाई ओरिजिन कहाँ से हुआ है स्पीशीज़ का। सो इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना जो है थोड़ा हमारे लिए बहुत सिंपल हो चुका था। बट फिलहाल जो है हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है बता नहीं सकते बिकॉज जो स्पीशीज़ हैं सारी की सारी इनका डाटा हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। सो हम पूरी तरह से इसको हम एक अच्छा मेथड यूज़ नहीं बोल सकते, कर सकते, ठीक है, बोल सकते हैं। सो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, मेनली जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये डार्विन की नज़रिए पे चलता है, ठीक है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई डार्विन्स व्यू ऑफ, डार्विन्स के व्यू से है, क्योंकि डार्विन ने क्या किया था, एक बुक पब्लिश की थी इस टाइम पे जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उसके ऊपर ये सारी की सारी बेस्ड हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन जो नहीं थी 1800 कितने में दी थी, दैट इज़ अराउंड 59, ठीक है, 1859 में दी थी। इनके अकॉर्डिंग, डार्विन के अकॉर्डिंग की जो स्पीशीज़ हैं दे आर लाइबल टू चेंज विद टाइम। सो ये मानते हैं कि जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ आर लाइबल टू चेंज विद टाइम
इट मीन्स स्पीशीज़ कैसी होगी, स्पीशीज़ जो है वो डायनामिक नेचर की होगी। अगर ये डायनामिक नेचर की हो गई तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं क्या, डायनामिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। सो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हम डायनामिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, डायनामिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दो साइंटिस्ट आए हमारे पास जिनको हम बोलते हैं, बिकॉज अब ये स्पीशीज़ जो है वो लाइबल नेचर की हैं, वो चेंज हो जाती हैं। ऐसा किसने बोला था हमको, ऐसा हमको लेमार्क ने कहा था। कब कहा था, 1809 में कहा था, ठीक है। भाई यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की जो थ्योरी लेमार्क ने जैसे बोला कि भाई स्पीशीज़ को अगर आप एक ऑर्गन को कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो वो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, इसलिए बोला कि स्पीशीज़ में क्या है, दे आर लाइबल टू चेंज विद टाइम, ठीक है। ना हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, एंड इकलर एंड लिकर एंड एंकलर, एंड लिकर एंड इकलर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कर दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ किया था, ठीक है। एंड दे वर द फर्स्ट टू प्रपोज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और लेटर ऑन इनके वर्क को मॉडिफाई किया था। आप सिंपल से दे आर द फर्स्ट टू प्रपोज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड लेटर ऑन इनके वर्क को मॉडिफाई कर दिया था बाई द टू साइंटिस्ट इगलर एंड पेरेंटल ने, ठीक है। लेटर ऑन देयर वर्क वाज मॉडिफाइड बाई, किसने किया था, इनका वर्क मॉडिफाइड किसने किया था और इलेबोरेट किसने किया था, इगलर एंड पेरेंटल। एंड फाइनली उन्होंने क्या कर दिया था, इनके वर्क्स की कितनी 24 वॉल्यूम की एक बुक बनाई थी, 24 वॉल्यूम्स की बुक बनाई थी और उसे पब्लिश कर दिया था अपनी बुक में, जिसका नाम था, जिसका नेम था डाई नेचर लाइकन फ्लेंजन फैमिलियन, ये इनकी बुक का नाम था, जिसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा था, इगलर एंड लिकर की जो क्लासिफिकेशन थी उसके बारे में लिखा था। अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी डायरेक्टली पूछ जाते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बता दिया होगा, थोड़े बहुत जो फ्रेजेस दे देती हैं उनके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइंटिस्ट है दैट इज़ नोन एज पार्किन एंड तख्तजान। दो साइंटिस्ट हैं पार्किन एंड तख्तजान ने 1934 में कहा था कि क्लासिफिकेशन विदाउट taxonomy without phylogeny is just like bone without flesh. So classification without phylogeny, classification without phylogeny और सिंपल taxonomy भी बोल सकते हो, ठीक हो, इसी जगह taxonomy without phylogeny is just like bone without flesh, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाई ये स्टेटमेंट किसने दी थी, नोट में रखेंगे इसको आप। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।